हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भावना सिंह है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कैसे निकाला जाता है मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच के अंदर। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच हमने पढ़ी थी। इस लेक्चर में हम मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच पढ़ेंगे। अब टोटल प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम निकालने के लिए एक ऐसी स्टेज ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे हम, एक ऐसी स्टेज ऑफ आउटपुट जहाँ पे दो कंडीशंस हमारी एसेंशियल कंडीशंस होती हैं उस आउटपुट के लिए। पहला, जब मार्जिनल रेवेन्यू हमारा इक्वल हो मार्जिनल कॉस्ट की। पहला है मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों इक्वल हो। और सेकंड है जब मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू आफ्टर एम आर इज इक्वल्स टू एम सी। जब मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू जिस पॉइंट पर सेम हो जाए और उसके बाद हमारा मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसी पॉइंट पर हम रुक जाएंगे, यानी उससे उस पॉइंट से पहले रुक जाएंगे कि हमारा मार्जिनल कॉस्ट उसके बाद बढ़ रहा है, यानी हर एक और यूनिट ऑफ आउटपुट के साथ हमारी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है और हर एक आउटपुट के साथ हमारा रेवेन्यू कम हो रहा है। यानी मार्जिनल कॉस्ट हमारी ग्रेटर है मार्जिनल रेवेन्यू से, तो ऑब्वियसली अगर हमारी कॉस्ट ज़्यादा हो रही है, रेवेन्यू नहीं आ रहा, तो हमें रुकना ही पड़ेगा। तो दो कंडीशन हो गई, पहली जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट सेम हो, और सेकंड हम देखते हैं कि उसके बाद हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो ग्रेटर होना चाहिए। अगर मार्जिनल कॉस्ट स्मॉलर हुआ, यानी मार्जिनल कॉस्ट अगर छोटा हुआ, तो हम सोचेंगे अरे अभी तो हमें और भी प्रॉफिट हो रहे हैं, तो हम और आउटपुट बढ़ाते रहेंगे। कब तक बढ़ाएंगे? तब तक बढ़ाएंगे जहाँ पर हमारा मार्जिनल कॉस्ट बड़ा नहीं होने लग जाता। तो इस चीज़ को, ये दोनों कंडीशन ही एसेंशियल कंडीशन है हमारे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के केस में इन मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। नाउ मैंने आपको बताया था कि मार्जिनल रेवेन्यू होता क्या है। मार्जिनल रेवेन्यू होता है एडिशन टू टोटल रेवेन्यू, जितना भी टोटल रेवेन्यू में एडिशन होता है एक और यूनिट सेल करने से आउटपुट की। और मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? टोटल कॉस्ट के अंदर कितना एडिशन हो रहा है एक और यूनिट की प्रोडक्शन करने से, यानी वहाँ पे सेल करने से, यहाँ पे प्रोडक्शन करने से। अब हर प्रोड्यूसर तो यही चाहेगा कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो, और उसके लिए वो कंपेयर करेगा अपने मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट को। प्रॉफिट्स तो उसको तब तक होते रहेंगे ना, जैसा मैंने आपको बताया, जब तक उसके मार्जिनल रेवेन्यूज बढ़े रहेंगे मार्जिनल कॉस्ट से। और जैसे ही, यानी कि जब मार्जिनल रेवेन्यू उसके एक्सीड करते रहेंगे मार्जिनल कॉस्ट से, तो उसको क्या हो रहे हैं? प्रॉफिट्स हो रहे हैं। और जहाँ पे उसके प्रॉफिट्स फॉल करने लग जाएंगे जब हमारे मार्जिनल रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू हमारा कम हो रहा है मार्जिनल कॉस्ट से, तो हमें लॉसेज होने लग जाएंगे। अब हर प्रोड्यूसर चाहता है उसको प्रॉफिट ही हो। सो इक्विलिब्रियम यहाँ पर अचीव नहीं हो गई। कहाँ पर? जहाँ पर इक्विलिब्रियम इस केस पर भी अचीव नहीं होती कि हमारे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू ही बढ़े रहे मार्जिनल कॉस्ट से, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि हम और प्रॉफिट्स तो ऐड करे जा रहे हैं और चीज़ें प्रोड्यूस करने से, लेकिन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा इस केस में भी। क्यों? क्योंकि और इस केस में तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा बेनिफिट हमें कम हो रहा है, कॉस्ट हमारी ज़्यादा हो रही है, लॉसेज हो रहे हैं, इसमें तो हो ही नहीं सकता। अब प्रोड्यूसर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल, बिकॉज बेनिफिट इज लेस देन द कॉस्ट। और यहाँ पर क्यों नहीं होता? मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन, जहाँ पे हमारा मार्जिनल रेवेन्यू बड़ा होता है मार्जिनल कॉस्ट से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर और भी पॉसिबिलिटी है कि वो सोचेगा यार मैं और ज़्यादा प्रोड्यूस कर, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वो सोचेगा रेवेन्यू, यानी हमें और ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, कॉस्ट कम है, तो वो और प्रोड्यूस करता रहेगा, यानी उसको एक पॉसिबिलिटी दिखाई देगी और भी ज़्यादा प्रोड्यूस करने की, ताकि उसके रेवेन्यू मिलते रहे। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे उसके रेवेन्यू और आने बंद हो जाएंगे। ऑब्वियसली कितने आएंगे? एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे वो रेवेन्यू आने बंद हो जाएंगे, यानी मार्जिनल रेवेन्यू जहाँ पे इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होगा, उसी पॉइंट पर हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा। बशर्ते एक और शर्त आएगी कि मार्जिनल कॉस्ट जो है हमारी उसके बाद ग्रेटर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर नहीं हो रही है मार्जिनल रेवेन्यू से, तो ये कंडीशन भी इसके साथ साथ चलनी ही चाहिए। आई होप आपको ये एक जनरली मैंने आपको समझा दिया हो। अब मैंने आपको बताया था दो कंडीशंस के केस में देखते हैं। पहला है व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। तो कैसे हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम निकालेंगे? जब प्राइस हमारा कांस्टेंट होगा तो उसका क्या कहते हैं, स्केड्यूल इस तरह से बनेगा। इधर आउटपुट है प्राइस, टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, इन दोनों से मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे, एंड देन प्रॉफिट निकालेंगे। प्राइस आपको पता है एवरेज रेवेन्यू के इक्वल होता है, एंड आउटपुट मान लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6 हमने आउटपुट ले लिया। प्राइस मैंने आपको बताया कि सेम होना चाहिए। लेट्स टेक इट 12 लेवल ऑफ प्राइस ले लिया हमने, 12 प्राइस है हमारा। रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू क्या होगा? आउटपुट इंटू प्राइस, 12 24 36, 12 का टेबल 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72। नाउ टोटल कॉस्ट जो है वो हमारी इंक्रीज़ कर रही है। 13 से मान लो 25 हो गई, देन 34 हो गई, एक
34 हो गई, देन 42 हो गई, देन 54 हो गई, देन 68 हो गई। टोटल कॉस्ट हमारी इंक्रीज करी जा रही है ना। मार्जिनल रेवेन्यू मैंने आपको बताया था जब प्राइस कांस्टेंट होता है तो हमारा इस तरह का कर्व बनता है जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू, प्राइस, एवरेज रेवेन्यू सब हमारे सेम होते हैं, यानी प्राइस के इक्वली होता है मार्जिनल रेवेन्यू। ये कैसे आया? क्योंकि हमारा टोटल रेवेन्यू के अंडर कोई एक्स्ट्रा हम मतलब टोटल रेवेन्यू के अंडर जो टोटल रेवेन्यू क्या था, प्राइस इंटू क्वांटिटी। अगर प्राइस हमारा सेम होगा आउटपुट तो एक ही रेट पर इंक्रीज होता रहेगा, यानी TR1 माइनस TRN माइनस 1 इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम ही रहेगा। 24 माइनस 12 12 रहेगा, 36 माइनस 24 भी 12 रहेगा, 48 माइनस 36 भी 12। तो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस क्या है, सेम रहेंगे। ये सब मैं आपको लास्ट लेक्चर्स में सब अच्छे से समझा चुकी हूँ। इससे लास्ट वाला नहीं, जो लास्ट चैप्टर 7 रेवेन्यू के चैप्टर में अच्छे से समझा चुकी हूँ ना। मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस हमारे सेम होंगे जब प्राइस कॉन्स्टेंट होगा। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? इस TCN माइनस TCN माइनस 1। तो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे हमने 13 रख ली है। नाउ TCN इज 25 माइनस 13, 25 माइनस 13 इज 12, 34 माइनस 25 इज 9, 42 माइनस 34 8, 50 इधर 12, 68 माइनस 54 इज 14। तो ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट भी आ गई। अब हमें मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में MRMC अप्रोच पढ़ रहे हैं तो इन दोनों को देखेंगे। प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं। प्रॉफिट तो आपको पता है क्या होता है, TR माइनस TC होता है। TR माइनस 12 माइनस 13 माइनस 1, 24 माइनस 25 माइनस 1, देन इन दोनों के बीच का डिफरेंस 36 माइनस 34 इज 2, 6, देन 6, देन 4। ये प्रॉफिट भी आ गया। अब इसी चीज़ को अगर मैं आपको एक डायग्रामेटिकली समझाऊँ यानी ग्राफिकली समझाऊँ तो किस तरह का डायग्राम बनेगा। हमने देखा कि यहाँ हमारा आउटपुट आ गया, यहाँ पे हमने मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल रेवेन्यू या फिर प्राइस जो भी है हम सब यहाँ पे डिनोट करेंगे, या फिर प्राइस आपको पता है इज इक्वल्स टू AR होता है तो ये सब डिनोट करेंगे। अब प्राइस कांस्टेंट रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस हमारा कांस्टेंट रहेगा, ऐसे डायग्राम बनता है। तो यही डायग्राम है जहाँ पे प्राइस इज इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू MR, या यानी कि प्राइस और MR भी हमारे सेम है। ये 12 लेवल ऑफ आउटपुट है, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब मार्जिनल कॉस्ट को ड्रॉ करने के लिए हमने देखा कि मार्जिनल कॉस्ट आपको पता है, वैसे डायरेक्ट अगर मैं बना दूँ तो 2 4 6 8 10 12 14 मार्जिनल कॉस्ट 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 लेवल ऑफ आउटपुट पर कितनी है? 1 लेवल ऑफ आउटपुट पे 13 है, विच इज़ हेयर पूरा डिनोट ही कर देती हूँ। वैसे तो डायरेक्ट ऐसे यू शेप करवाती है, हमें पता है। 2 लेवल पर 12 है, 3 लेवल पर 9 है, एक यहाँ है, एक यहाँ है ना। 3 लेवल पर क्या है? 9 है। 3 लेवल पर 8 एंड 9 इधर कहीं है। 4 लेवल पर 8 है, 5 लेवल पर 12 है, 5 लेवल पर फिर से 12 है, एंड 6 लेवल पर हमने देखा 14 है। 6 लेवल पर हमने पूरा टू द स्केल नहीं बनाया क्योंकि मैंने यहाँ पे भी आपको पता है ऐसे करके जा रहा है थोड़ा, बट ये स्ट्रेट लाइन है। अगर इन सब पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूँ तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट यू शेप्ड कर्व आ रहा है। फिर से ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। अब आपको पता है मार्जिनल कॉस्ट यू शेप का हम देखेंगे हमारी दो कंडीशन क्या है। मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट होना चाहिए। ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट का है कर्व, और ये हमारा मान लीजिए ब्लैक में मैं आपको मार्जिनल रेवेन्यू डिनोट कर देती हूँ। मार्जिनल रेवेन्यू जो है हमारा यहाँ पे भी इक्वल है कॉस्ट के, और यहाँ पे भी इक्वल है। आपने देखा दो पॉइंट्स आ गए जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होंगे। लेकिन हमारी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर होना चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू के। आफ्टर मार्जिनल, जब MRMC इक्वल हो गए उसके बाद हमारा मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर होना चाहिए। तो ये अगर हमारा मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व है और ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है, तो आप देख रहे हैं इस पॉइंट के बाद तो मार्जिनल रेवेन्यू ही ऊपर है, यानी मार्जिनल रेवेन्यू ही बड़ा है और मार्जिनल कॉस्ट क्या है, नीचे है। यानी ये पॉइंट तो नहीं हुआ कि हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहलाए। आप देखेंगे इससे अगर आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर इस पॉइंट पर भी क्या है, यहाँ पर भी हमारा मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट है, और इस पॉइंट के बाद हमारा मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो गया है, यानी मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर है मार्जिनल रेवेन्यू से। मार्जिनल रेवेन्यू नीचे है, मार्जिनल कॉस्ट ऊपर है। तो ये ही पॉइंट ऑफ ये यानी फोर्थ पॉइंट, 1 2 3 4 एंड फिफ्थ पॉइंट पर हमारा क्या होगा, फिफ्थ पॉइंट पर हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहलाएगा। यानी ये इस पॉइंट पर ये क्या है, हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा। आई होप आपको समझ आ गया। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा ओ, अगर फिफ्थ को हम क्यू लेके चले तो OQ पॉइंट हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि इसी पॉइंट पर हमारा मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट भी इक्वल है, इस पर भी है, लेकिन इसके बाद हमारा
मार्जिनल रेवेन्यू ऊपर है मार्जिनल कॉस्ट से, लेकिन इसके बाद जो हमारी सेकंड कंडीशन है कि मार्जिनल कॉस्ट बड़ा होना चाहिए, इसके बाद ही मार्जिनल कॉस्ट बड़ी है और मार्जिनल रेवेन्यू छोटी है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो। तो ये हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं इस पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आ गया व्हेन द प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। जब प्राइस हमारा कांस्टेंट होता है तो MRMC अप्रोच के अंदर हम कैसे हमने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम निकाल लिया। नाउ इसी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच के अंदर ही सेकंड कंडीशन भी आती है जब प्राइस हमारा फॉल करता है विद राइज इन आउटपुट। तो सेकंड क्या कंडीशन है हमारी कि प्राइस हमारा फॉल कर रहा है विद राइज इन आउटपुट। अब हमने देखा कि प्राइस हमारा फॉल कर रहा है विद राइज इन आउटपुट, यानी कोई फिक्स्ड प्राइस नहीं है और प्राइस फॉल कर ही जा रहा है। इसके अंदर अगर मैं स्केड्यूल से आपको समझाऊं तो आउटपुट, प्राइस, टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट एंड प्रॉफिट है। आउटपुट आपको 1 2 3 4 5 गुड्स ले लिए, 5 आउटपुट ले लिए हमने, गुड्स नहीं सॉरी 5 आउटपुट ले लिए। एंड प्राइस क्या है, प्राइस हमें पता है फॉल कर रहा है। मान लीजिए 8 था, देन 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, तो प्राइस हमारा फॉल करे जा रहा है। टोटल रेवेन्यू प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू 8 14 18 20 एंड 20। टोटल कॉस्ट पहले इंक्रीज़ करती रहेगी, 6 11 15 20 26 इंक्रीज करिए। ना मार्जिन रेवेन्यू मैंने आपको बताया था एडिशन टू द टोटल रेवेन्यू होता है विच इज़ 8 माइनस, इससे पहले 0 था तो 8 माइनस 0 इज़ 8। 14 0 क्यों था, क्योंकि 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे TR 0 होगा। नाउ 14 माइनस 8 इज़ 6। सिमिलरली 18 माइनस 14 इज़ 4, देन 20 माइनस 18 इज़ 2 एंड देन 20 माइनस 20 इज 0। मार्जिनल रेवेन्यू भी देख लिया, अब मार्जिनल कॉस्ट देख लेते हैं इन एडिशन टू टोटल कॉस्ट, यानी 6 माइनस 0 इज 6। ओके, नाउ 11 माइनस 6 इज 5, 15 माइनस 11 इज 4, देन 5, देन 6। अब प्रॉफिट क्या था, प्रॉफिट मैंने आपको बताया था TR माइनस TC होता है। 8 माइनस 6 इज 2, देन 3, देन फिर से 3, 18 माइनस 15 इज 3, 20 माइनस 20 इज 0, देन माइनस 6। ये हमने इस केस के अंदर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट जहाँ पे हमारे इक्वल होंगे, कहाँ है हमारे MRN, ये इस पॉइंट पर हमारे MRNC इक्वल है। और इस पॉइंट के बाद हमारा मार्जिनल कॉस्ट जो है बड़ा होना चाहिए। इस पॉइंट के बाद ही आप देखेंगे 5 हमारा बड़ा है, 2 से 6 बड़ा है। इससे पहले क्या था, हमारा 5 छोटा था, 6 भी छोटा था 8 से। तो इस पॉइंट के यानी 3 नंबर ऑफ आउटपुट पर ही हमारा क्या है, लेवल ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम है। इसको भी अगर ग्राफिकली आपको समझाऊं तो ग्राफ कैसे बनता है आपको पता है, जब हमारा प्राइस फॉल कर रहा होता है तो मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व इस तरह से बनता है। मार्जिनल कॉस्ट का तो एक ही कर्व होता है, चाहे प्राइस फॉल करे या राइज करे। तो ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व का कर्व है, ये मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व है, जहाँ पे ये दोनों इक्वल हैं, यानी यहाँ पर MR इज इक्वल्स टू MC है। ये हो सकता है कि यहाँ पे भी हो, अगर ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट इस तरह से बने, मान लीजिए यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम नहीं मानेंगे। क्यों, क्योंकि इसके बाद भी हमारा रेवेन्यू तो बढ़ ही रहा है। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मान लीजिए आपका ये मार्जिनल रेवेन्यू है और ये आपने मान लीजिए अपना मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनाया, ये हमारा मिनिमम पॉइंट है। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट सेम है और यहाँ पे भी मार्जिनल रेवेन्यू, लेकिन इसके बाद क्या है, हमारा मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, ये मार्जिनल रेवेन्यू है और ये मार्जिन, यानी मार्जिनल रेवेन्यू ऊपर है, MR क्या है, ऊपर है, मार्जिनल कॉस्ट नीचे है। तो आप ये देखेंगे कि इसके बाद तो, लेकिन हमारी कंडीशन क्या थी, मार्जिनल कॉस्ट हमारा ग्रेटर होना चाहिए इस पॉइंट के बाद, यानी यही पॉइंट होगा जिसके बाद हमारा मार्जिनल कॉस्ट ऊपर जा रहा है और मार्जिनल रेवेन्यू नीचे जा रहा है। तो ये वाला पॉइंट होगा किस चीज़ का, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का, यानी OQ पॉइंट जो OQ जो होगा वो हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया इस पॉइंट पर हमारा मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल है, और इस पॉइंट के बाद आप देखेंगे मार्जिनल कॉस्ट हमारा बड़ा है, मार्जिनल रेवेन्यू नीचे है। तो ये पॉइंट क्या है हमारा, इसको अगर मैं नीचे डिनोट करूँ तो OQ पॉइंट, और यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ ये P था विच इज़ मार्जिनल रेवेन्यू या मार्जिनल कॉस्ट को हमने यहाँ पे डिटरमाइन किया। तो OQ पॉइंट जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, जब हमारा प्राइस फॉल होगा विद राइज इन आउटपुट। प्राइस फॉल क्यों, क्योंकि आपको पता है प्राइस फॉल के केस में मार्जिनल रेवेन्यू इस तरह से बनता है। जब प्राइस हमारा कांस्टेंट रहता है तो ऑब्वियसली मार्जिनल कॉस्ट तो ऐसे ही बनेगा, लेकिन प्राइस हमारा कांस्टेंट है तो इस तरह से, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस AR सब ऐसे इस तरह से इक्वल होता है। ये हमारा कांस्टेंट प्राइस के केस में है और ये हमारा कांस्टेंट प्राइस के केस में है और ये हमारा प्राइस फॉल के केस में है। आई होप आपको ये दोनों कंडीशन समझ आ गई हों प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की। अब एक और छोटा सा पॉइंट है, क्या रिलेशनशिप होगा प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट में, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट एट इक्विलिब्रियम।
कब? जब व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। यानी आपको पता है जब प्राइस हमारा फॉल कर रहा है विद राइज इन आउटपुट, तो यानी इस ये प्राइस इसमें भी हमारा क्या है, फॉल कर रहा है विद राइज इन आउटपुट। अब उस केस में हमारा मार्जिनल कॉस्ट और उस प्राइस के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा? जब और मोर व्हेन मोर आउटपुट, जब हम सोल्ड करेंगे अपना प्राइस रिड्यूस करने से, तो प्राइस क्या होगा हमारा, प्राइस या फिर ए आर इज ग्रेटर देन एम आर। आपको पता है इसे मार्जिनल रेवेन्यू इतना है, अगर आपको पता है मार्जिनल रेवेन्यू का स्लोप क्या होता है, ट्वाइस होता है एवरेज रेवेन्यू से। मार्जिनल रेवेन्यू का स्लोप क्या है, ट्वाइस होता है एवरेज रेवेन्यू से। इसका मतलब क्या है, अगर आप इसी चीज़ को यहाँ पर इसमें एवरेज रेवेन्यू अगर आप इसमें डिटरमाइन करेंगे, यानी एवरेज रेवेन्यू अगर आप इसमें, ये मार्जिनल रेवेन्यू इधर है तो एवरेज रेवेन्यू कुछ इस तरह से होगा, यानी समवॉट ऐसे, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू का कर्व किस तरह से बनता है, इधर एवरेज रेवेन्यू होता है और इसका बिल्कुल हाफ मार्जिनल रेवेन्यू होता है। ये आपको पता होगा, अगर मैंने स्ट्रेट लाइन दिखा दी है, बट इट इज़ नॉट स्ट्रेट, इट इज़ दिस टिल्टेड है, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहाँ पे टिल्टेड लाइन है समवॉट। अगर ये मैंने स्लोप की दिखाने की वजह से, ये मान लीजिए एवरेज रेवेन्यू कर्व है, आपको पता है एवरेज रेवेन्यू कर्व भी प्राइस होता है, तो इसके बीच में और इस मार्जिनल कॉस्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, यही हम डिस्कस कर रहे हैं। नाउ इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होगी, जब और ज़्यादा आउटपुट हम सोल्ड करेंगे बाय रिड्यूसिंग द प्राइसेस को कम कर और ज़्यादा आउटपुट सोल्ड करे जा रहे हैं, तो प्राइस हमारा क्या है, इज़ ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू, यानी प्राइस यानी ए आर हमारा ग्रेटर रहेगा मार्जिनल रेवेन्यू से। और इक्विलिब्रियम अचीव होगा जब मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट हो और प्राइस इज मोर देन मार्जिनल कॉस्ट एट इक्विलिब्रियम। यानी मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो और प्राइस मोर हो मार्जिनल कॉस्ट से मोर हो, यानी ऊपर है ऑब्वियसली, तो उस केस के अंदर भी हम कह सकते हैं कि हमारा इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। यहाँ पे मैं आपका प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर खत्म करती हूँ। थैंक यू गाइज फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन। नेक्स्ट चैप्टर हम सप्लाई चैप्टर स्टार्ट करेंगे, विच इज़ समवॉट सिमिलर टू डिमांड, बट उसमें थोड़ी कर्व्स वगैरह चेंजेस होंगे और थोड़ा कंसेप्ट चेंज होगा। डिमांड की जगह हम सप्लाई पढ़ना स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 9, एंड आफ्टर दैट हम मार्केट्स वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे उसके अलग नेक्स्ट चैप्टर में। आई होप आपको अच्छा लगा हो आज का लेक्चर। आज हम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम खत्म करते हैं। कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।